जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ करते हैं जी। कैश फ़्लो में एक सवाल मैंने करवा दिया आपको और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर प्रोविजन की एडजस्टमेंट नहीं थी, लिहाजा इसका मतलब है ये सलूशन बिल्कुल ठीक था। ठीक है, प्रोविजन की एडजस्टमेंट पहले से डील करवा दी है। इस वक्त इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको डिटेल में क्वेश्चन कोई और मज़ीद डिस्कस कर सकूं। एक क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से डिस्कस करते हैं और फिर अगले अपने IS-20 की तरफ मूव करते हैं। सवाल तो बहुत ज़्यादा बंदा सेलेक्ट कर लेता है, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं होता इतने थोड़े से टाइम में कि हम बड़ी डिटेल में बहुत सारी डिस्कशन कर सकें। डायरेक्ट मेथड, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट मेथड। FAR 2 के लेवल पर आया था, उसको अमेंड किया गया हुआ आपके लेवल के ऊपर, लेकिन इसकी जो डिफ़िकल्टी है मैंने कम नहीं की हुई, जस्ट फॉर द सेक कि आपको थोड़ा सा कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी आपके सामने हों। बुक के अंदर ये क्वेश्चन 1.1 पे आई थिंक सो मौजूद है। आपको इस तरह से भी काम मिल सकता है। डिफरेंस किस चीज़ का हमारा डायरेक्ट मेथड में और इनडायरेक्ट मेथड में? सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। किसका? सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का डिफरेंस है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के ऊपर भी आ सकता है कि जनाब क्या बना दें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना दें। इसको ज़रा सा आसान कर दूंगा तो क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन 8 मार्क्स पे आ जाएगा, 9 मार्क्स पे आ जाएगा। एग्जामिनर ने खुद ही कहा है क्या करो, डायरेक्ट मेथड से करो। एक ज़माना था डायरेक्ट मेथड बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस कोई ख़ास नहीं रखता था। इंडस्ट्री में भी उस तरीके से डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल नहीं होता, इनडायरेक्ट ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो क्वेश्चन भी हिस्ट्री के अंदर जो आपको मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, इनडायरेक्ट मेथड से मिलेंगे, नंबर 1। नंबर 2, मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपको 15 मार्क्स से ऊपर के तकरीबन मिल रहे होंगे, सवाए रीसेंट कुछ अटैम्प्ट्स के। अब जब से चेंज आई है तब से उसने क्या करना शुरू कर दिया है, 7 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, 10 मार्क्स का सवाल आ रहा है। तो दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन, ये इस तरह का सवाल भी आपको आपके लेवल पर आ सकता है। वो कि ये स्टडी टेक्स्ट के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इंशाल्लाह आपको यही वाला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, डिस्कस करने जा रहा हूँ। फॉर्मेट बनाएंगे पहले नंबर पर, तरीकाकार फ़र्क नहीं है। एक चीज़ का फ़र्क है और वो है कि जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर टी काउंट आप डील कर जाते हैं, जैसे ट्रेड रिसीवेबल का हो गया, जैसे ट्रेड पेबल का हो गया, जैसे इन्वेंट्री हो गया, और जैसे एक्रूअल प्री पेमेंट्स के हो गए, तो ये वाले अकाउंट जो आप डायरेक्टली डील कर जाते हैं, अब यही मेन अकाउंट बनने हैं यहाँ पर। ठीक, मेजरली अकाउंट यही बनेंगे। पहले ज़रा से टी काउंट डिस्कस कर देता हूँ एंड पर पहुँच के। आपके लिए जो आपने खुद काम करना है और लाजमी तौर पे करना है वो ये है कि मैंने आपके लिए बहुत सारे टी अकाउंट्स रखे हुए हैं विद जर्नल एंट्रीज रखे हुए हैं। ये जर्नल एंट्रीज आ रही हैं, ये आपको पूरी की पूरी तकरीबन रिवीजन करवा जाएंगी एंट्रीज, तकरीबन पूरी बुक के। ये चंद टी अकाउंट्स, क्रॉस रेफरेंसिंग हुई हुई है कैश फ्लो के अंदर, कैसे कैसे अकाउंट बनेंगे। मिसिंग इन्फॉर्मेशन, अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या नाम है पीबीटी की मिसिंग होगी तो कहाँ से मिलेगी, रिटेन्ड अर्निंग से। रिटेन्ड अर्निंग से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा, उसके अंदर क्या करेंगे, टैक्स एक्सपेंस ऐड अप करेंगे, उसका टी अकाउंट। अब ये जो नंबर लिखा हुआ है ये क्या है, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, इसकी एंट्री क्या होती है, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, या फिर रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और कैश क्रेडिट। तो ये एक नंबर वाली एंट्री नीचे जाके जर्नल एंट्रीज में लिखी होगी, दो अकाउंट के अंदर जा रही होगी, एक रिटेन अर्निंग में, दूसरा डिविडेंड पेएबल। तो आप यहाँ पर जाएंगे और टिक लगा लेंगे ऐसे। ये हो गई, आपके पास तो बाल पॉइंट है, ये ऐसे डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, ये एक नंबर इधर भी लिखा हुआ है। तो क्रॉसिंग हुई हुई है, आपने जस्ट क्या करना है,
इन एंट्रीज को पढ़ना है, रिवाइज करना है और टी अकाउंट्स को रिवाइज कर लेना है। दूसरी एंट्री क्या है? बोनस की क्या होती है जी? बोनस इशू की एंट्री डिविडेंड के तौर पे रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो ये बोनस इशू की एंट्री यहाँ पर आएगी 2 नंबर, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो ये डेबिट होगा। शेयर कैपिटल के अकाउंट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको शेयर कैपिटल के अकाउंट में कहीं पे नज़र आ जाएगा शेयर कैपिटल का अकाउंट, शेयर कैपिटल इधर ये 2 नंबर एंट्री। बात समझ लग गई? तो रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, या फिर शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। अगर दोनों अकाउंट इकट्ठे बना रहे होंगे तो एक दफ़ा डेबिट में भी लिख देना, एक दफ़ा क्रेडिट में भी लिख देना, या दोनों जगह पे ना लिखना शेयर प्रीमियम के साथ। तो ये वाली एंट्रीज आप अगर बैठ के करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी पूरे क्या नाम है तकरीबन पूरी R1 की रिवीजन होगी। क्या होगी? तकरीबन पूरी R1 की रिवीजन होगी। टाइम नहीं है कि मैं एक एक एंट्री को डिस्कस कर सकूं। क्रॉस रेफरेंसिंग आपके लिए की हुई है। कोई ना समझ लगे तस्वीर खींच के ग्रुप में सेंड करें, मैं डिस्कस कर दूँ। अव्वल तो जनरल एंट्री है, लिखी हुई है, आपको समझ लग जानी चाहिए। कम से कम टी काउंट के अंदर क्रॉसिंग तो आनी चाहिए ना। और अगर नहीं समझ लग रही, कोई मैंने वैसे लिखा हुआ है, पूरी एंट्री नहीं लिखी हुई, जैसे ये इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट लिखा हुआ है, तो इसकी एंट्री 21 नंबर एंट्री है। जाओ जाके एंट्री पढ़ो। 21 नंबर एंट्री देख सकते हो ना? 21 नंबर एंट्री क्या है? कैश डेबिट, शेयर प्रीमियम डेबिट या फिर रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। चेंजेस इन इक्विटी की भी पूरी रिवीजन हो गई। बुक में भी मौजूद है। ये जो नोट्स होंगे उसके एंड पर मौजूद होंगे। 1342 13-44 सॉरी। और अदरवाइज PDF से ले लें, वो बच्चे जिनके पास बुक नहीं है। नहीं, ये तो टी अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी, मैंने फोल्डर शेयर किया हुआ है मेरे बेटा। अच्छा, क्वेश्चन बता रहा है, क्वेश्चन उस पेज पे है। ये भी मौजूद है नोट्स में। इससे पहले पीछे जाएं, 13-42 पे नहीं। जी बिल्कुल अपलोड होती है बेटा। ये जनाब जारी है जो मेरे अपने ज़ाती स्टूडेंट हैं, उनके जो था पहले ड्राइव चल रही थी उसी के अंदर मौजूद है। जो फ्री वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें जो आई कैप का जो मैंने जो शो किया था, अच्छा एक मिनट, वहाँ पर भी शो, वहाँ पर उसकी ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है। जो क्या नाम है, अल्लाह भला करे, जो रिवीजन वाले ग्रुप के अंदर मौजूद हैं स्टूडेंट्स, उनकी ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैं डेली बेसिस के ऊपर PDF शेयर नहीं कर रहा होता कि मैं PDF बना के ग्रुप के अंदर शेयर कर रहा हूँ। वो ड्राइव के अंदर लिखा जाता है, ड्राइव का लिंक ग्रुप में शेयर किया हुआ है, वहाँ से देखें और पढ़ें। वो फिर मेरा मसला नहीं। मैंने यहाँ पर बताया था, कोई एक काम कर ले, यहाँ पर इसको क्या नाम है स्कैन कर ले, ये ड्राइव का लिंक है। मुझे ना मैसेज करें, मैनेजमेंट का कर चुकी काम। और तुसी नहीं करना, वो QR कोड शो कर देता है, तस्वीर खींच के रख लो, बाद में QR कोड का वो डाउनलोड कीजिएगा या गूगल में डायरेक्ट भी हो शायद होता हो। तस्वीर खींच के रख लें, आराम से जाके क्या नाम है घर में बैठ के स्कैन कर लीजिएगा। हाँ, मेरे फेसबुक के पेज पे भी जाएंगे, वहाँ पर भी एक मैंने लिंक शेयर कर दिया है, CMA का भी और R1 का भी ड्राइव का लिंक वहाँ पे भी शेयर है। फेसबुक वसीम अकरम। हाँ वो यार, अब वो फैसिलिटी के लिए वहाँ पे रख दिए हैं यार, पूछने दे यार, उसको निकाल दूँ यार। अब उस बेचारे का मैं क्या कर सकता हूँ, बच्चे अब मन के सच्चे होते हैं, अब क्या करूँ, नहीं समझ लगती उनको, अब क्या कर सकते हैं। आधे से ज़्यादा दूसरे ग्रुप में चले गए हैं, उधर पूछते हैं क्यूरीज।
लेकिन अब कोई एक बच्चा ज़्यादा बच्चा है, मैं उसके साथ क्या करूँ भाई, उसके साथ लड़ाई शुरू कर दूँ? तुम लड़ाई कर लेना वहाँ पे, यार ये ग्रुप R1 के क्यों क्यों ऐसे काम कर रहे हो? बात क्लियर हो गई जी। ये अब टी काउंट्स आपने करने हैं। पेज कौन सा बताया बेटा? है अच्छा 13 चैप्टर नंबर 13 का 10 नंबर पेज, चैप्टर नंबर उसका पेज नंबर, तो ये वहां से देख लीजिएगा, अदरवाइज ड्राइव से देख लीजिएगा। मैंने अब डायरेक्ट मेथड ज़रा सा डिस्कस करना था क्योंकि वो करवाने लगा हूँ। डायरेक्ट मेथड में रिसीट फ्रॉम कस्टमर डेटर के अकाउंट से मिलेगा, डेटर का ग्रॉस अकाउंट बनाना है। एक इसका बीडी होता है, एक इसका सीडी होता है। इसके अंदर जो एंट्रीज, जो टेक्निकलिटी है वो आपने करनी है डेटर, डेबिट, सेल, क्रेडिट दोनों को इकट्ठा करके, कैश जमा क्रेडिट। अगर कोई इन्फॉर्मेशन ये मिले कि क्रेडिट सेल इतनी थी, उस इन्फॉर्मेशन को आंखें बंद करना और छोड़ देना कि वो हो गई है। जो टोटल सेल है उसको उठाना है और यहाँ पे लिख देना, क्योंकि असल में हमने क्या काम करना है, रिसीट फ्रॉम कस्टमर करना है। तो कैश यहाँ पर भी आ जाएगा, सेल यहाँ पे आएगी तो कैश बैलेंसिंग यहाँ पर आ जाएगा। अब जो नॉन कैश एंट्रीज होंगी बैड डेट की होगी। देयर आर चांसेस कि कोई डिस्काउंट अलाउड आपने कर दिया हो। अगर डिस्काउंट अलाउड कर दिया होगा तो उसकी एंट्री गौर से देख लेनी है कि क्या हुई है। अब जेन्युइनली ये वाली चीज़ यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पुराने ज़माने में डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता था, अब डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस में नहीं जाता। अब वो क्या होता है, सेल्स डेबिट होती है और डेटर क्रेडिट हो जाता है। ठीक, पुराने ज़माने में ये इफेक्टिव था, अब ये इफेक्टिव नहीं रहा ये वाली एंट्री। अब ये सेल कोई डेबिट होगा, जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की सेल शो हो रही होगी वो नेट ऑफ डिस्काउंट होगी। ठीक, बात समझ लग गई? हाँ, अब जैसे अभी सवाल करवाने लगा हूँ तो उसके अंदर अगर सेल्स अलहदा से लिखी हुई है, डिस्काउंट अलाउड अलहदा से लिखा हुआ है, तो फिर ये ट्रिगर होके आ जाएगा। या सेल्स को नेट कर लो पहले से ही और नेट सेल्स यहाँ पे लिख लो, डिस्काउंट अलाउड लेस करके, या फिर डिस्काउंट अलाउड को इधर से लेस कर दो, बात एक ही है। और बैलेंसिंग अमाउंट आपको कैश मिलेगी। पेमेंट टू सप्लायर बीडी होगा, सीडी होगा। यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने क्या करनी है, टोटल परचेज लेनी है कैश प्लस क्रेडिट। परपेचुअल सिस्टम को अपने लिए फॉलो करना है और एंट्री बनानी है इन्वेंट्री डेबिट पेएबल क्रेडिट, और इन्वेंट्री का अकाउंट भी साथ बनेगा, इन्वेंट्री डेबिट पेएबल क्रेडिट। तो यहाँ पे भी परचेज कैश प्लस क्रेडिट दोनों की क्या होगी, इकट्ठी आ रही होगी। ये भी उसी तरीके की कहानी, डिस्काउंट रिसीव भी परचेजेस में नेट ऑफ होता है या इन्वेंट्री में नेट ऑफ होता है। तो ये भी अब नेट होके एंट्री हो जाती है। इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, और क्रेडिटर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा फॉर दी डिस्काउंट रिसीव्ड। तो आपके पास एक नेट परचेजेस आ जाएगी बैलेंसिंग, अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो ये क्या कर दें, अगर बुक में भी लिखा हुआ है तो इन दोनों को काट दें, ज़्यादा ज़िंदगी सुकून में रहेगी। इन्वेंट्री यहाँ पर 2-3 एंट्रीज आएंगी। अगर ऑनर घर ले गया तो ड्राइंग्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, ये नॉन कैश हो जाएगी आपकी। एक एडजस्टमेंट्स, ये घर पे चीज़ें उठा कर ले गया, कैश भी नहीं लेकर गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी आ जाएगी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से, और फिर इन्वेंट्री के अकाउंट में कुछ नहीं आता, कैश यहाँ पर अल्टीमेटली आ जाता है। ये जस्ट लिंकिंग होती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स से लिंकिंग आ जाएगी कहाँ पे, इन्वेंट्री के अकाउंट में। इन्वेंट्री से बैलेंसिंग बनेगा नेट परचेजेस, नेट परचेजेस जाएंगी आपकी क्रेडिटर के अकाउंट में और वहाँ से कैश मिलेगा। तो यहाँ से ऐसे लिंकिंग होके आपकी कहानी जा रही होगी, ये लिंकिंग बनेगी। ये स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से कॉस्ट ऑफ सेल्स आई, यहाँ से बैलेंसिंग परचेजेज आई, परचेजेज आएगी क्रेडिटर में और क्रेडिटर से बैलेंसिंग निकलेगा सप्लायर को
पेमेंट। अगली इंपॉर्टेंट कहानी, वो तो हो गई ना कहानी, परपेचुअल सिस्टम का नहीं पता। तुम क्या रिवाइज करती है बेटा? ये जो सिस्टम है कि आपका इन्वेंट्री का अकाउंट बन रहा होता है इंस्टेड ऑफ परचेजेस, इसको क्या बोलते हैं? परपेचुअल सिस्टम। ठीक, इसकी एक बेचारी एंट्री बीडी होती है, एक सीडी होती है, एक इन्वेंट्री डेबिट और पेबल क्रेडिट होती है, और एक एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट होता है। बस ये वाली काउंट, ये वाला काउंट है। दोबारा से जो बुक के अंदर करेक्शन ऑफ एरर के अंदर मौजूद है अकाउंट इन्वेंट्री की रिवीजन क्लास में हुई है, वो जाके दोबारा से कीजिएगा। ठीक है, अभी इस वक्त टाइम नहीं है इतना कि मैं मज़ीद परपेचुअल सिस्टम सिखाने बैठ जाऊं। काइंडली रिवाइज थोड़ा सा कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत मैंने बता दिया है, सब जगह पे ये वाली टी काउंट चलता है। मैं माज़रत चाहता हूँ। एक्सपेंस पेबल, एक्सपेंस प्रीपेड। वैसे कोई और सवाल था तो पूछ सकती हैं बेटा आप। बीडी होगा, सीडी एक्रूड का होगा। जितने भी अब एक्सपेंसेस से रिलेटेड हैं वो खर्चे कहाँ पे, वो बीडी सीडी कहाँ पे लिखे जाएंगे? इस अकाउंट में लिखे। एक्रूअल के बीडी सीडी यहाँ पे आएंगे, प्रीपेड के बीडी सीडी यहाँ पे आएंगे, इन्वेंट्री के अलावा सप्लाईज के बीडी सीडी यहाँ पर आएंगे। करंट एसेट्स में से उठाएंगे और करंट लायबिलिटीज में से उठाएंगे। चंद वो वाले अकाउंट छोड़कर जो बनने ही बनने हैं। टैक्स पेबल का अकाउंट, इंटरेस्ट पेबल का अकाउंट, कैश एंड बैंक का अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़कर बाकी जितने भी अकाउंट बच जाएंगे वो सारे के सारे कहाँ पे आ जाएंगे? इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक, बीडी और सीडी, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में से कौन कौन से अकाउंट छोड़ दें? करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज में से जो नहीं करने, एक कैश का अकाउंट होगा, करंट लायबिलिटीज में बैंक ओडी का अकाउंट होगा। ये कहाँ पे जाना है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। एक होगा इंटरेस्ट पेएबल का, एक यहाँ पे हो सकता है इंटरेस्ट रिसीवेबल का हो, जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के हैं, और इंटरेस्ट फाइनेंसिंग का या फिर ऑपरेटिंग का अलग से डील। बाकी जितने भी हैं, एक डेटर का अकाउंट भी छोड़ देते हैं ना, डेटर और इन्वेंट्री तो अलग से बनना ही है ना। बाकी जितने भी ऐड हैं अदर्स, उन्हें यहाँ पे जाना है। इसी तरह से एक क्रेडिटर का अकाउंट छोड़ दें, बाकी जितने भी हैं उन्होंने कहाँ पे जाना है? इस अकाउंट में जाना है। समझ लग गई? मोटे मोटे से अकाउंट्स बता रहा हूँ। एक्रूड एक्सपेंसेस का बीडी सीडी, प्रीपेड एक्सपेंसेस का बीडी सीडी, और मोटे मोटे से लिखे भी हुए। प्रीपेड ऑफिस सप्लाईज, एक्रूड एक्सपेंसेस, ये मोटे मोटे से अकाउंट है। इनका बीडी सीडी यहाँ पे जाएगा। इंपॉर्टेंट काम जो करने वाला है, क्या एक्सपेंसेस के अंदर कुछ नॉन कैश एक्सपेंसेस मौजूद होंगे या नहीं होंगे? हमें यहाँ पर वो वाले एक्सपेंसेस चाहिए जिनकी बाद में पेमेंट हो सकती हो। तो आप क्या करेंगे? आप एक्सपेंसेस बनाने के लिए, ये वाली एंट्री बनाने के लिए आप क्या करेंगे? जो प्रॉफिट एंड लॉस में एडमिन एक्सपेंसेस दिए हों, जो सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हों, कोई और अदर एक्सपेंसेस दिए हों, वो लिख देंगे, और इनमें वो सारी एडजस्टमेंट्स करेंगे जो नॉन कैश की आप करते हो। लाइक डेप्रीसिएशन इनमें शामिल होगा, गेट आउट बोलोगे। अब गेट आउट बोलना है, वही वाली एडजस्टमेंट ना करते रहना कि सारा को ऐड बैक कर दो, लेस कर दो। अब उसके उलट नॉर्मल अंदाज से एक्सपेंसेस में से निकालना है।
इम्पेयरमेंट लॉस को निकालोगे, बैड डेट एक्सपेंस को निकालोगे, लॉस ऑन डिस्पोजल को निकालोगे, फेयर वैल्यू लॉस को निकालोगे। ये सारे क्या हैं? नॉन कैश एडजस्टमेंट्स। एक्सपेंसेस में से बस एक्सपेंसेस को निकाल दोगे तो एक्सपेंसेस प्योर हो जाएंगे। कौन से? जो अल्टीमेटली पे हो सकते हैं, ठीक, जिनकी कोई एंट्री बना सकते हो, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। डेप्रिसिएशन की एंट्री डेप्रिसिएशन डेबिट कैश क्रेडिट नहीं हो सकती। इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट कैश क्रेडिट नहीं हो सकती। फेयर वैल्यू लॉस डेबिट कैश क्रेडिट नहीं हो सकती। लॉस ऑन डिस्पोजल डेबिट कैश क्रेडिट नहीं हो सकती। ठीक है जी। ये 3-4 एक्सपेंसेस हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मींस जो व्हीकल शेकल जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं बंदे, उनके एक्सपेंसेस। तो ये आपको कुछ इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस मिलता है। सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी लेस एडमिन एक्सपेंसेस। अब कैटेगराइज होके मिलेगा। सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फिर आता है आपका प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसमें से फाइनेंशियल चार्जेस फिर से मज़ीद लेस हो जाते हैं। फिर आपका आता है पीबीटी, फिर आता है टैक्स का एक्सपेंस, और फिर आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये जो एक्सपेंसेस की कैटेगरीज बनी हुई हैं, इन सबको उठाते हैं और वहाँ पर लिख लेते हैं। और इनमें से फिर इन्हीं में डेप्रिसिएशन शामिल हुई होती है, इसी में लॉस शामिल होता है, इसमें इम्पेयरमेंट लॉस होता है। उन सबको क्या कर देते हैं? मिनहा कर देते हैं, निकाल देते हैं। ठीक हो गया जी, कहानी क्लोज। हाँ जी, तो ऐसे एक्सपेंसेस बिल्कुल कैश हो सकता है, तो वो ऐड अप किया ना, वो वाले एक्सपेंसेस बनाने हैं। इन सबको इकट्ठा करके इनमें से नॉन कैश को निकाल देते हैं। ठीक है, चलें सवाल करते हैं जल्दी जल्दी, बड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम बहुत थोड़ा है बेटा, सब्र करो, रुको ज़रा, हम 10 मिनट ज़्यादा लगा लेंगे। और बताओ, कोई और क्लास तो नहीं ना लेनी आपने? आप तो बिल्कुल वेले हैं ना। मसला तो मुझे है कि मैं अगली क्लास करानी है। और कित्थे गया सवाल? स्काई लम्मा टिड, सवाल ही गायब हो गया यार। लें जी, अब फिर ये 3 अकाउंट या 4 अकाउंट बस बनने हैं। कौन कौन से? डेटर का अकाउंट, क्रेडिटर का अकाउंट, एक्सपेंसेस का अकाउंट और इन्वेंट्री का अकाउंट। कितने अकाउंट बन गए? 4 अकाउंट। और आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मुकम्मल डील। स्काई लिमिटेड commenced its business on 1st July 13 by purchasing the business of Moon Enterprises for a consideration of 60 million. The following information has been extracted from its financial statement for the year ended 30 जून 14। 30 जून 14 के अंदर उसने सेल्स की कितने मिलियन की? 172 मिलियन। क्या एंट्री हो जाएगी? डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। डेटर के अकाउंट में 172 मिलियन आप लिख लेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसकी एंट्री क्या होगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट। इन्वेंटरी के क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा। ऑपरेटिंग एंड सेलिंग, आप एक्सपेंसेस के अंदर एक लिस्ट बना के उसके अंदर लिख देंगे कि आपको नेट करने हैं, नेट ऑफ नॉन कैश 40। चलें एक एक करके मैं लिखवाता जाता हूँ वहाँ पे कि कैसे आपको करना है। आपने सबसे पहले ये वाला फॉर्मेट बनाना है। 2 चीज़ें लिखनी है, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश पेड टू सप्लायर एंड एम्प्लॉयज़, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड। बस ये फॉर्मेट ख़त्म। कौन कौन सा अकाउंट बनाएंगे? एक्सपेंस का, ट्रेड रिसीवेबल, ये बैड एंड डेट की प्रोविजन बनेंगे, ट्रेड पेएबल का और इन्वेंट्री अकाउंट। ये 4 मेन अकाउंट हैं। इसके अलावा टैक्स पेएबल आएगा और कौन सा अकाउंट आएगा?
इंटरेस्ट पेएबल। इंटरेस्ट पेएबल किधर बना हुआ है? नहीं बनाया तो ना सही, मारो गोली। ये वाली एंट्री कहाँ पे पोस्ट करोगे? डेटर के अकाउंट, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट 172, ये आ गई एंट्री। डन। नेक्स्ट एंट्री कहाँ पे पोस्ट करोगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कहाँ पे? इन्वेंट्री के अकाउंट में। इन्वेंट्री की क्रेडिट साइड पे इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, ये पोस्ट होगा। एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एंड सेलिंग 40 के, बिल्कुल ठीक है, एक्सपेंसेस में जाना चाहिए। बैड डेट एक्सपेंस शामिल नहीं होने चाहिए, ओलादा से लिखे हुए, लिहाजा हम ये शामिल ही नहीं करेंगे। लॉस ऑन सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, ये भी शामिल नहीं होगा। फाइनेंशियल चार्जेस पेड, इसलिए नहीं बना हुआ था कि डायरेक्टली उसने क्या कर दिया? पेड दे दिया। तो चुप करके इस पेड को उठाना है और 8 को ला के कहाँ पे लिख देना है? यहाँ पे लिख देना है, मोजे, मोजा ही मोजा। टैक्स का एक्सपेंस 19 का कहाँ पे लिख देंगे? इनकम टैक्स पेएबल में 19, इनकम टैक्स पेएबल में लेजर बनाएंगे, इनकम टैक्स पेएबल 19। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेड, इन्वेंट्री का क्लोजिंग। बिजनेस इसी साल में परचेज किया, इसका मतलब सारे ओपनिंग 0, सारे ओपनिंग 0। क्लोजिंग आ रहा है 10 का, इन्वेंट्री का क्लोजिंग लिख देंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री किधर गई? ये क्लोजिंग आ गया 10 का। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, ट्रेड रिसीवेबल, ये क्या कहानी है? ये सीडी आ रहा है, डेटर का सीडी। ओपनिंग तो सारे क्या हैं? नील। तो सीडी 28 ट्रेड रिसीवेबल में उठा के आपने ये लिख दी। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6 का, ये बनाना पड़ेगा क्योंकि इससे आपको क्या मिलेगा? नॉन कैश मिलेगा। बीडी 0 है, क्लोजिंग 6 है, इसका मतलब है 6 का ही का है नॉन कैश एक्सपेंस। ऐसे ही है, ये नॉन कैश एक्सपेंस पता नहीं किस में शामिल किया होगा। ऑपरेटिंग एंड सेलिंग सारे इकट्ठे एक्सपेंसेस दे दिए उन्होंने, इसमें मौजूद होगा। तो इसमें से क्या करना पड़ेगा आपको? माइनस करना पड़ेगा 6 का। ट्रेड पेएबल का सीडी 20, ट्रेड पेएबल के सीडी में लिख देंगे। प्रोविजन का सीडी आया, ट्रेड पेएबल का सीडी आ गया। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नेट ऑफ पेमेंट्स, ये क्या कहानी है? इस तरह की चीज को कैसे डील करना है? नेट ऑफ पेमेंट्स, इस लाइन का मतलब क्या है? टेक्निकलिटी चीजों को देखें। बीडी, ये सीडी क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है 5, नेट ऑफ पेमेंट्स हो गया। इट मींस दिस इज अ चेंज, ये क्या है? चेंज। अब अगर मैं यहां पर 50 लिखूंगा तो इसका मतलब ये कितना होगा? ये 45 होगा, ठीक है। तो ये चेंज बताया हुआ है, ये क्लोजिंग ही दिया हुआ है। नेट ऑफ पेमेंट्स का मतलब नेट करके दिया हुआ है, कुछ पे हुआ है, जस्ट दिखाने के लिए कहानी है। ये चेंज है बेसिकली, नेट ऑफ पेमेंट्स मींस चेंज। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की WDV 105, ये सीडी दिया हुआ है 105, ये सीडी PPE का बना के उसमें फेंक देंगे। PPE का अकाउंट क्यों बनाना पड़ेगा? कोई बच्चा बताए। डेप्रिसिएशन का बैलेंस मालूम करने के लिए, ये भी छुपा होगा, हिडन होगा, ठीक है बच्चों? अच्छा जी, ये आपने कर लिया। उसके बाद आप इंफॉर्मेशन पढ़ते जाएंगे। एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर वैल्यूड एज अंडर, जब हमने एक्वायर किया था तब जो ओपनिंग बैलेंसेस हमें मिले वो ये थे। PPE 52, ये हमें ओपनिंग मिल गया, 52 का बैलेंस जो हमने ख़रीदा। इसको क्या करोगे? नीचे
ओपनिंग में फेंक दोगे 52। और क्या चीज़ दी हुई है, स्टॉक एंड ट्रेड, ये भी हमें मिली 4 की, ये भी कहाँ पे फेंकी जाएगी, ओपनिंग में फेंकी जाएगी 4 की। किधर गया, ये 4 आ गया। ट्रेड रिसीवेबल कितना है 8 और ट्रेड पेबल कितना है 12, तो 8 ट्रेड रिसीवेबल में फेंक दोगे, 12 ट्रेड, किधर गया ट्रेड पेबल, ये फेंक दो। अब इंफॉर्मेशन दी हुई थी, आप रेलेवेंट प्लेसेस के ऊपर लिखते चले जाएंगे। ड्यूरिंग द ईयर एसएल इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 70 मिलियन। क्या एंट्री होती है, पीपी, डेबिट और कैश। ये अगर आपका वो भी बन रही होगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी बन रही होगी, तो वहाँ पर कैश क्रेडिट के तौर पर आ जाएगा परचेजेस में। 70 पीपीई डेबिट और कैश क्रेडिट। लॉस ऑन सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम रिलेट्स टू, यहां पर लॉस की बात आ रही थी, 2 का लॉस है। कहता है लॉस ऑन सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम रिलेट्स टू अ कार विच वाज डिस्ट्रॉयड इन एन एक्सीडेंट। ये लॉस रिलेट करता था कार से। इट्स कॉस्ट एंड WDV एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट वाज 5 एंड 4 मिलियन रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है 4 मिलियन की क्या है कहानी है, जो कि PPE में जानी चाहिए है, माइनस करनी चाहिए। तो 4 मिलियन आप उठाएंगे, PPE में क्रेडिट कर देंगे, डिस्पोजल। कहानी खत्म हो गई। अब आप ये लॉस, तो लॉस ऑन सेटलमेंट है ना, ये तो वैसे ही उसने अलग से करके लिख दिया हुआ है, मीन्स उसमें शायद शामिल किया होगा, ओब्वियसली शामिल किया होगा। कितने मिलियन का है, नहीं, लॉस ऑन सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम है ना, ये देखें जनाब इज्जत माब, 1 मिनट। लॉस का अकाउंट, लॉस का अकाउंट का स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम में कितना लिखा हुआ है, 2, लॉस आ रहा है। PPE कितने का है, PPE डेबिट और लॉस क्रेडिट। डिस्पोजल अकाउंट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है प्रोसीड इंश्योरेंस से कितना हुआ है, 2। ये आपकी जाएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ठीक। ये लॉस आपका शामिल हुआ होगा किसके अंदर, ऑपरेटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस में मोस्ट प्रोबेबली शामिल हुआ हो सकता है, हुआ होगा। तो यहाँ पर आ रहा है एक्सपेंसेस की कहानी, किधर गई एक्सपेंसेस की, एक्सपेंसेस का अकाउंट, ये 40 आ रहा था। अब इस 40 में से नॉन कैश को क्या करना है, अलहदा करना। अब इस क्वेश्चन के अंदर नॉन कैश एडजस्टमेंट्स जितनी भी हैं वो फेस के ऊपर लिख दी हुई हैं, मीन्स वो पहले से शामिल नहीं की हुई। अगर यहीं पर ही ऑपरेटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस लिखा होता 40 जमा 6 जमा 2 और फिर लिखा होता कितना 48, फिर लिखा होना था इसमें शामिल है एक अदद बैड एंड बैड डेट, इसमें शामिल है एक अदद लॉस, तो फिर हमें क्या करना पड़ना था, निकालना पड़ना। अब इसके अंदर जो सी चीज़ हिडन रखी है वो सिर्फ क्या रखी है, डेप्रीसिएशन, और वो आपने बैलेंसिंग निकाली, डेप्रीसिएशन जो कि नॉन कैश है, इसको आपने निकाला और इसको आपने यहाँ से गेट आउट बोल दिया कि भाई डेप्रीसिएशन तू शामिल नहीं होगी, तेरी एंट्री ये नहीं हो सकती, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। ये नेट करेंगे, बैलेंसिंग आएगा कैश, ये पेड में लिख देंगे। ट्रेड रिसीवेबल में आएंगे, यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग बैड डेट रिटर्न ऑफ अगर कोई हो तो लिख देंगे, बैलेंसिंग किस में लिख देंगे, कैश में लिख देंगे। प्रोविजन की कहानी ये 6, अगर ऐसा हुआ होता कि वो शामिल हुआ होता तो यहाँ से 6 बैलेंसिंग आना था और ये एडजस्ट होना था। ट्रेड पेएबल इन्वेंट्री के अकाउंट से बनेगी, इन्वेंट्री किधर गई, हाँ, इन्वेंट्री के अकाउंट से ये बैलेंसिंग मिलेगा, ये जाएगा किस में, क्रेडिटर में, यहाँ से इधर जाएगा और यहाँ से फिर बैलेंसिंग ये आएगा जो कि आप पेमेंट में लिखेंगे।
बहुत आसान सा है, जस्ट क्या करने हैं, 3-4 टी अकाउंट बनाने हैं, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक, 3-4 बुक के अंदर सवाल हैं, तीनों चारों सवालों को डील करें। 2 सवाल तो मैंने रूटीन क्लास में करवाए थे, एक आज डिस्कस कर दिया, एक पीछे बच जाता है बेचारा, ऐना तो कर लेना चाहिए। लें जी, कंक्लूड करते हैं इसको। ये हो गया हमारा कहानी ख़त्म। बाकी के टी अकाउंट को क्या करना है, आपने पढ़ लेना है, इंशाल्लाह क्या होगा, अफाका होगा, पूरी रिवीजन हो जाएगी आपकी पूरे तकरीबन तमाम चैप्टर्स। ठीक है बच्चों, ये संडे ट्रेडर्स भी क्लास में हुआ है, सबसे मशहूर क्वेश्चन है, तो ये भी मैंने रखा हुआ था कि शायद डिस्कस हो जाए, इसको लाजमी पढ़ लीजिएगा। अभी पढ़ लेते हैं जी, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि डिविडेंड पेड के 2 अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स क्या हैं, ऑपरेटिंग में भी हो सकता है, फाइनेंसिंग में भी हो सकता है। इंटरेस्ट पेड का अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑपरेटिंग में भी हो सकता है, फाइनेंसिंग में भी हो सकता है। प्रेफरेबल भी मौजूद है, ये प्रेफरेबल है, इसमें डिविडेंड पेड में फाइनेंसिंग प्रेफरेबल है। डिविडेंड रिसीव्ड ऑपरेटिंग में भी आ सकता है, लेकिन प्रेफरेबल क्या पे है, इन्वेस्टिंग में। इंटरेस्ट रिसीव्ड प्रेफरेबल कहाँ पे है, इन्वेस्टिंग, लेकिन ऑपरेटिंग में भी लिखा जा सकता है। ठीक है जनाब, ओके, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। यार चैप्टर बेस्ट हो गया भाईजान, यहाँ पे ज़रा सी ब्रेक लगा लें। हाँ हाँ, ऑफ करके दोबारा से ऑन कर दें। ग्रांट यार क्यों मैनू घरों कढ़ाना है? अब बात ये है, अगर आप लोगों में से कोई बच्चा, कोई शरारती बच्चा अगर फेसबुक पर डाल देगा तो ऑब्वियसली मेरी क्लास फिर हो जाएगी। तो घर के अंदर मैंने तो जाना है ना, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, डालना डाल दो, नो टेंशन। वैसे उसको पता है ठीक है, लिहाजा मुझे टेंशन नहीं। कहाँ पे? अच्छा, बुक के स्टार्ट, हाँ, बुक के स्टार्ट में भी एक लाइन डली हुई है, लास्ट बट नॉट लीस्ट। तो यार इंसान को बचत करके रहना चाहिए ना, आखिर घर भी इंसान ने जाना होता है। लें जी, गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट में क्या होती है, ये बेसिकली एक गवर्नमेंट की तरफ से एक असिस्टेंस होती है। अगर तो ये असिस्टेंस ऐसी हो कि रिसोर्सेज ट्रांसफ़र हो रहे हों तो ये ग्रांट बन जाती है। अगर रिसोर्सेज ट्रांसफ़र ना हो रहे हों तो फिर ये सिर्फ क्या रहती है, असिस्टेंस रहती है। ठीक है, किसके अगेंस्ट ये रिसोर्सेज ट्रांसफ़र होने हैं, कोई पास्ट या फिर फ्यूचर में हमने कोई कंप्लायंस करनी है। ऐसी असिस्टेंस जिनके ऊपर कोई वैल्यू प्लेस नहीं कर सकते, रिसोर्सेज मींस उसके अगेंस्ट नहीं है, तो वो फिर गवर्नमेंट ग्रांट में शामिल नहीं हो सकती है। और ऐसी चीज़ जो आपकी नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन से अलहदा नहीं हो सकती, वो भी ग्रांट नहीं हो सकती। मसलन गवर्नमेंट को हम रूटीन में चीज़ें सप्लाई करते हैं, अब रूटीन में वो पैसे हमें देती है। अगर ये रूटीन के अंदर जो पैसे आ रहे हैं, इन पैसों को अगर मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि ये उस ट्रेडिंग के अगेंस्ट है या फिर ये कोई ग्रांट है, तो इट मीन्स ये ग्रांट नहीं है, इट मीन्स ये नॉर्मल रूटीन की ट्रेडिंग की ही कहानी है। ग्रांट्स की मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स जो आपको क्वेश्चंस आपके कोर्स का हिस्सा हैं। एक ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, एक ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स, फिर कुछ आएंगी नॉन मोनेटरी ग्रांट्स, फिर एक आएगा फॉरगिवेबल
लोन्स। फिर एक आएगा लोन बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर एक आएगी ऐसी ग्रांट जो इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए हो या फिर पिछले सालों में एक्सपेंसेस हम कर चुके हों। तो ये समरी है, बिल्कुल ये क्या है, समरी है, जिसमें तकरीबन एक पेज के ऊपर पूरा चैप्टर डील हुआ हुआ है। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट मे बी प्रेजेंटेड इन वन ऑफ द टू वे। या तो आप क्या कर दो, नेट ऑफ कर दो, या फिर क्या कर दो, डेफर्ड इनकम के तौर पर लिख दो। ये ज़्यादा अच्छी इंग्लिश है, बाय डिडक्टिंग द ग्रांट फ्रॉम द एसेट्स कैरिंग अमाउंट, जो नेट ऑफ का की कहानी है, ये ज़्यादा बेहतर इंग्लिश है। और एग्जामिनर भी ऐसे ही लिखता है, आपको थ्योरेटिकल भी आएगा तो भी आपने क्या करना है, कुछ ऐसे लिखना है, एज डेफर्ड इनकम, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हम प्रॉफिट एंड लॉस में इसको भेज देते हैं। ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, ऐसी ग्रांट जो रिलेटेड विद एसेट नहीं है, वो सारी क्या होगी, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम कहलाएगी। बैक एंड पे असल में एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन नाम उसका क्या है, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है। एक ग्रांट रिसीवेबल एज कंपेंसेशन फॉर कॉस्ट। दो किस्म के कॉस्ट्स, कौन कौन सी कॉस्ट, या तो वो पहले से क्या हो गई हो, ऑलरेडी इनकर हो गई हो, या फिर ये हो सकती है फॉर इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट, या फिर फॉर ये फ्यूचर रिलेटेड कॉस्ट हो सकती है। ठीक है जी, रिकग्नाइज इसको करना है आपको इनकम में इन द पीरियड जिसमें ये बिकम्स रिसीवेबल हो जाएं। क्या हो जाएं जी, इस चीज़ को अभी तक टेक्निकली डील एग्जामिनर ने नहीं किया है। ग्रांट बिकम्स रिसीवेबल, फॉर एग्जांपल मैंने खर्चा कर लिया हुआ है, क्या कर लिया हुआ है, पिछले सालों का खर्चा मैंने कर लिया हुआ है पिछले सालों में, अब मैं एलिजिबल हूँ, गवर्नमेंट के पास मैंने अप्लाई कर दिया, गवर्नमेंट के पास अप्लाई भी हो गया है और गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन पैसे अभी नहीं मिले। ठीक, पैसे मिलने हैं मुझे अगले साल में, करंट ईयर में ये सारी कहानी हो चुकी हुई, तो अब मुझे इनकम कहाँ पे बुक करनी चाहिए, करंट ईयर में। कब, करंट ईयर में। सारी काम हो गए, सारी चीज़ें हो गई हैं, पिछले सालों में एक्सपेंसेस हो गए हुए हैं, अब क्या है, ग्रांट रिसीवेबल हो गई है। जब एक्सेप्टेंस होगी गवर्नमेंट की तरफ से, क्या हो गई, तो मेरी एंट्री फिर बन जाती है रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट। जब पैसे आएंगे तब क्या करूंगा मैं, कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट कर दूंगा। डन हो गई जी कहानी। मैंने कहा ये ऐसा इसको टेक्निकली एग्जामिनर ने डील अभी तक नहीं किया, आहिस्ता आहिस्ता काम करने के लिए रखा हुआ है उसने। नॉन मॉनेटरी ग्रांट, ये एसएनपीओ में भी आया था। कैसे लिखते हैं, फेयर वैल्यू पर कैसे लिखते हैं, गवर्नमेंट ने मुझे बिल्डिंग दे दी, गवर्नमेंट ने मुझे लैंड दे दी, किसी जगह पर मुफ्त में दे दी, किसी जगह पर माइनर से पैसे लिए। ठीक है, तो जैसे वहाँ पर एंट्री पढ़ाई थी वैसे यहाँ पर है। एंट्री क्या हो जाएगी, नॉन मॉनेटरी ग्रांट मिली तो आपका पीपीई क्या हो गया, डेबिट से, उसकी किस पर लिखना है आपने, फेयर वैल्यू पर। और डेफर्ड ग्रांट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ये भी उसकी फेयर वैल्यू पे कर देंगे। ठीक है, आज समझ लगी क्या, अगर ये थोड़े से पैसे दिए एक्सपेंस कर दो, दिल करता है क्रेडिट कर दो, नहीं यार एक्सपेंस करके क्रेडिट कर, कैश क्रेडिट कर देते हैं 100 रुपया। और यहाँ पर घरों की मशीनरीज, ये वो एसी, फ्रिज, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं इनकी, ये इन हरकतों की वजह से।
तो दिया है कैश क्रेडिट। स्टैंडर्ड ने क्या कहा, इसके अंदर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के अंदर जो है ना, ये क्या लिखा हुआ जी, स्टैंडर्ड ये कहता है, इसके अंदर छोटी सी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। आप भी बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि यार क्यों ना इसको ऐसे कर दिया जाए, इसको 9,000 रख दिया जाए और कैश को क्रेडिट कर दिया जाए 1,000। आप ऐसे सोच रहे हैं, अगर आपका दिमाग ऐसे काम करता है ऐसे कर दो, क्योंकि इसके अंदर बहुत निटी ग्रिटी के अंदर एग्जामिनर गया ही नहीं हुआ। ठीक, इसके अंदर अगर सवाल बनेगा ज़्यादा चांसेस क्या हैं, थ्योरेटिकल बनने के चाहे। IS-20 ज़्यादातर बेस कर रहा है, थ्योरेटिकली पूछ रहा है ज़्यादा। ठीक, न्यूमेरिकली इसके ऊपर एग्जामिनर ने भी कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी की नहीं है, कोई एग्जाम्पल भी बहुत लंबी चौड़ी नहीं दी। लेकिन स्टैंडर्ड में क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि बोथ ग्रांट एंड एसेट सेम वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड कर दी है, जिसकी वजह से मैंने पहले एंट्री दोनों को इकट्ठी रख दी थी और जो नॉमिनल सा कैश पे किया था ना, उसे फौरी तौर पे क्या कर दिया था, एक्सपेंस कर दिया। अब हर साल एक ही एंट्री होती रहनी है, उधर से डेप्रिसिएशन होती रहनी है और दूसरी साइड से क्या होता रहना है। हाँ, अगली चीज़ क्या है, परमिशन ये है कि हम अगर नॉमिनल सी अमाउंट पे की है तो हम दूसरी साइड पर एंट्री क्या कर दें, PPE डेबिट कर दें और PPE नहीं, क्या नाम है, PPE डेबिट करें और डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट करें। although the recording both assets and the grant at the nominal amount is permitted। अब नॉमिनल अमाउंट के ऊपर दोनों चीज़ें कैसे लिखी जाएंगी, वो भी ऐसे ही लिखी जाएंगी। और फिर वंस अगेन आपको कैश अलहदा से क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, और वो किधर जा रहा है, एक्सपेंस में ही जाएगा। दोबारा से क्या लिखा हुआ है जी, नॉन मॉनेटरी एसेट सच एज लैंड एंड अदर रिसोर्सेज आर यूजुअली अकाउंटेड फॉर एट फेयर वैल्यू। अब नॉर्मली क्या है, रूटीन में क्या करना है, अगर फ्री मिली है तो क्या होगा, चलें ऐसे करते हैं, अगर फ्री मिली है तो क्या होगा, फ्री से आपको ज़्यादा अच्छी समझ लग जाएगी। कैंटी पास कर दोगे, PPE डेबिट, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट 10,000, ये उसकी क्या है, फेयर वैल्यू। डन हो गया जी। ये क्या हुआ है, मुझे लग गई, फ्री मिल गई। ठीक, अब जब फ्री मिलेगी तब तो कंफर्म आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक, अब अगर आपने नॉमिनल पे करनी है, क्या करनी है, नॉमिनल सी अमाउंट, नॉमिनल अमाउंट पेड, अब PPE क्या हुआ, ये किस पर लिखना है, फेयर वैल्यू पर। और जो मैंने थोड़ी सी पहले बात की है कि जी बोथ एसेट्स एंड डेफर्ड ग्रांट किस पे लिखो, अपनी फेयर वैल्यू पर लिखो। तो फिर वंस अगेन क्या करोगे, डेफर्ड ग्रांट भी किस पर लिख दोगे, 10,000। जो नॉमिनल सा अमाउंट पे की है आपने, से 500 या 1000, इसको क्या कर दो, एक्सपेंस में फेंक के ख़त्म कर दो। ठीक, ऑन अदर हैंड अल्टरनेटिव परमिशन क्या है कि दोनों को किस पर लिख दो, although recording both the assets and the grant at a nominal amount is permitted। अब आहिस्ता आहिस्ता करके लिखना है, ट्रांसफर करना है। तो वंस अगेन जो अल्टरनेट ट्रीटमेंट है वो क्या है, PPE को भी किस पर लिखो, 1000 पर, और फिर ग्रांट भी अब ओबियसली एसेट को 1000 पे लिखे, ऐसे 5 सालों में क्या करना है, अमोर्टाइज करना है, तो ग्रांट को भी क्या करना पड़ेगा, 5 साल पर ही। तो फिर वंस अगेन जो पेमेंट की है उसको कहीं ना कहीं तो उड़ाना है ना, कहाँ पे उड़ाओगे फिर, अल्टीमेटली
एक्सपेंस में ही उड़ाना पड़ेगा। कोई दिमाग में पल्ले पड़ गया कहानी। ठीक, आगे चलें। फॉरगिवेबल लोन, ऐसा लोन जो क्या करेगा, बंदा जिससे लोन लिया वो, और वो बंदा कौन होना चाहिए, गवर्नमेंट। ये ना हो कि जी आपने बैंकों से लोन लिया है और फिर उसे क्या करवा लिया, माफ करवा लिया। हाँ ये वो हो चुका हुआ है यार। वो जो हमारे भाईजान क्या नाम है बैठे हुए हैं उधर बाहर, हाँ, जो लंदन जाके बैठ जाते हैं, पता नहीं कितने कर्जे माफ हुए हैं। लो सारे को वर्गे ने, सारे को वर्गे ने, कोई पर्सनल ना भी लें तो अपनी फैक्ट्रियों के अगेंस्ट लोन ले लेंगे और बाद में माफ करवा लेंगे। पता नहीं क्या करना पड़ता है। मैं थोड़े कीते ने काम, ए 2 नंबरियां वाले काम मैनू बहुते नहीं आते, बड़े बड़े कुछ होते हैं। कंपनीज के अंदर भी ये काम होता है। क्या किया जाता है कि आग लगा दी जाती है, स्टॉक पड़ा हुआ है 2 लाख का, उसको लगवाई आग, बाकी सारे स्टॉक को उठा के कहीं और भी भिजवा दिया। उन्होंने दिखाया जी हमारा 5 मिलियन का क्या हो गया, लॉस हो गया। पाकिस्तानी कौम मिन हैसुल कौम जो है ना खराब है। मैं 2 नंबरी लगानी है उन्होंने। इंश्योरेंस दे जेड़े पैसे देते सी ना वो वापस रिकवरी करनी सी, बस चेक करो जी, उसी पैसे से नया यूनिट्स लगाया था। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये वही वाली कहानी हुई है जो इंशाल्लाह के साथ हुई थी। चलो जी, अच्छा जी, इसके जानने वाले थे, सारी कहानियां इस वजह से पता है। It would be government grant when there is a reasonable assurance that the entity will meet the terms of the forgiveness of the loan. अगर उन्होंने कहा, गवर्नमेंट ने कहा जनाब हम आपको ये वाला लोन जो दिया है ये हम क्या कर देंगे, माफ़ कर देंगे, तो हम इसको तब गवर्नमेंट ग्रांट लिख सकते हैं जब रीजनेबल एश्योरेंस हो कि हम जो कंडीशन उसने लगाई हैं वो मीट कर लेंगे। पहली एंट्री वही वाली होगी, कैश डेबिट लोन क्रेडिट 5000 का, और जब कंडीशन मीट हो जाएगी, जब हम इस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि ये कंडीशन मीट हो गई है, चाहे वो पहला दिन हो, तब हम क्या करेंगे, इस लोन को डेबिट करके ग्रांट इनकम बना लेंगे व्हेन रीजनेबल एश्योरेंस। जब ये हासिल हो जाए तब इसी वाली एंट्री पास करके इसको क्या कर देंगे, इनकम बना देंगे। ताहम आप क्या लिखेंगे, ये वाली इंग्लिश लिख के अपनी जान छुड़ाएंगे एग्जामिनर से कि फॉरगिवेबल लोन क्या होते हैं, जब और वे कब ग्रांट हो सकती है, जब ये रीजनेबल एश्योरेंस हो। लोन बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा लोन जो मार्केट रेट से कम पर मिला। तो ये ग्रांट कब लिखी जाएगी, गवर्नमेंट ग्रांट होगी, इसमें कैश रिसीव ऑफ लोन माइनस इनिशियल कैरिंग अमाउंट ऑफ द लोन। पहले कोर्स के अंदर इसकी वैल्यूज मालूम करना नहीं थी, अब स्टडी टेक्स्ट में एक अदद एग्जाम्पल आ गई है जिसके अंदर इसकी वैल्यू इनिशियल कैरिंग अमाउंट ऑफ लोन भी निकालना सिखाई हुई है। थोड़ी देर बाद जाके वो हम काम इंशाल्लाह देखेंगे, उसी एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे उसके स्टेप्स लिखे हुए हैं, बाद में आके ये वाले स्टेप्स पढ़ लीजिएगा। इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट या पास्ट एक्सपेंसेस, जो उनसे खर्चे पहले से ही हो गए हुए हैं या इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए पैसे दिए गए हैं, ये सीधा लैंड करेंगे इनकम में, कोई डेफर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा क्या होगी एंट्री, कैश डेबिट होगी और
इनकम क्रेडिट हो गया, कैश या रिसीवेबल डेबिट होगा और इनकम क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी, इसमें कोई डेफर्ड की कहानी नहीं होगी। ये पहले से ही इसकी कंडीशन मीट हो चुकी है, पिछले सालों से रिलेटेड ग्रांट मिली है, इसका मतलब खर्चे पहले से हो गए हैं इसके अगेंस्ट। इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट मींस फौरी तौर पर सपोर्ट चाहिए, तो फौरी तौर पर सपोर्ट की भी क्या होगी, अभी से इनकम रिकॉर्ड होगी। RA stands for receivable। पैरा 20 कहता है when grant becomes, ओही कहानी जी पहले तो दसी, वही वाली कहानी जो पहले बताई थी। पिछले साल में खर्चे हो गए हुए हैं, आज डन हो गया कि पैसे मिलने हैं, तो आज एंट्री पास कर दोगे रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट, कल को पैसे मिलेंगे तो कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक, दोबारा बार बार बोल रहा हूं कि एग्जामिनर ने अभी इसको रिसीवेबल की कहानी पे टच नहीं किया, कभी भी, मुझे नहीं पता कब करता है, तो उसने छुपा के रखी होती है एंट्रीज। डिस्क्लोजर्स क्या क्या कुछ देने हैं आपको, काउंटिंग पॉलिसी बतानी है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज बतानी है, इंडिकेशन ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस बतानी है जो आपने गवर्नमेंट ग्रांट के तौर पे नहीं लिखी है। ठीक है, कुछ कंडीशंस अगर अनफुलफिल्ड हैं तो वो बतानी है और इसको रट्टा लगाना है। जब कभी भी वो थ्योरेटिकल पूछ लेगा तो जितने चैप्टर्स हैं उनमें से किसी में से भी वो थ्योरेटिकली पूछ सकता है, बताओ डिस्क्लोजर्स का लिखने। लिहाजा जितने भी IS 20 हो गया, 23 हो गया, 36 हो गया, 40 हो गया, इनके डिस्क्लोजर्स को रट्टा लगा लें। क्या इनके डिस्क्लोजर्स को क्या लगा लें, थोड़ा सा 2-3-4 दफ़ा पढ़ लेंगे, याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। उसके आ सकते हैं, इसके उस तरीके से नहीं आते। अब ये बताएं ग्रांट कितनी मिली है, क्या लिख सकते हो जी, बोलो, लिख सकते हो? उसकी क्या नेचर थी? और ग्रांट रिलेटेड टू एसेट हो तो उसकी क्या नेचर होती है कि ग्रांट रिलेटेड टू क्या मिला है, एसेट। बताओ एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज, किस हद तक आपने इसको रिकॉग्नाइज किया है, जो एंट्री पास करते हो डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट, तो ये आप क्या कर रहे हो, इनकम को रिकॉग्नाइज कर रहे हो। ठीक, कितनी रिकॉग्नाइज हो गई है, मींस आप लिख सकते हो इंडिकेशन ऑफ अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस नॉट रिकॉग्नाइज एज गवर्नमेंट ग्रांट, तो ये आपने कोई ना कोई चीज आपको अदर इंफॉर्मेशन में दी होगी, वहां से देख के लिखनी होती है। अनफुलफिल्ड कंडीशंस एंड अदर कंटीजेंसीज अटैच टू, ये भी क्वेश्चन के अंदर अगर लिखी होगी तो लिखना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। हाँ बिल्कुल, अनफुलफिल्ड कंडीशन कोई और कंडीशन है। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स में जर्नल एंट्रीज इसकी, तो जब रिसीट हो जाए या फिर एक्रूवल ऑफ ग्रांट हो जाए, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, एग्जामिनर ने एंट्री लिखी हुई है, पूछी नहीं अभी तक। ठीक है, ये बुक की एंट्रीज हैं, उसने रिसीवेबल डेबिट और डेफर्ड ग्रांट भी क्रेडिट किया हुआ है। व्हेन इट बिकम्स रिसीवेबल, यार हाइलाइटर आ जा यार, ठीक है, एंट्री लिखी हुई है लेकिन अभी तक पूछी नहीं, अभी तक को किस तरह से दे रहा है वो कि मिल गई, जब दिल करेगा वो इसके ऊपर आ जाएगा इंशाल्लाह कभी ना कभी। और जब आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो ग्रांट एज इनकम, तो डेफर्ड ग्रांट और अदर इनकम क्रेडिट होती है। जब आपका क्या हो, आप इसको इनकम के तौर पर लिख रहे हों, जब आप प्रेजेंट कर रहे हों एज अदर इनकम, और जब आप प्रेजेंट कर रहे हों एज डिडक्शन फ्रॉम द रिलेटेड एक्सपेंस, तो जस्ट एक एंट्री ने क्या हो जाना है, एक्सपेंस क्रेडिट होना है, बस बाकी सारी एंट्रीज सेम।
तो दो मेथड हैं, एक नेट ऑफ वाला, अब इसके अंदर एज डिडक्शन फ्रॉम द रिलेटेड एक्सपेंस, ये कौन सा मेथड हो गया, नेट ऑफ विद एक्सपेंस वाला। प्रेजेंटेशन ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, जब सेटिंग अप द ग्रांट एज डेफर्ड इनकम, ये वाली अच्छी इंग्लिश है। और जो नेट ऑफ वाली कहानी करते हैं उसमें क्या करते हैं, बाय डिडक्टिंग द ग्रांट इन अराइविंग एट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। तो ये कौन सा मेथड है, ये आपका जो आप नेट ऑफ के नाम से पढ़ते हैं ये वाला मेथड है। पहली एंट्री क्या होती है जी, एक्विजिशन ऑफ एसेट पर पीपीई डेबिट और बैंक क्रेडिट। वंस अगेन ऑन एक्रूअल ऑफ ग्रांट रिसीवेबल डेबिट और डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। पीरियड एंड डेप्रिसिएशन पास करेंगे, डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट या फिर पीपीई क्रेडिट। और अमोर्टाइजेशन भी करेंगे, डेफर्ड ग्रांट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, इसको हम क्या बोलते होते हैं, ग्रांट इनकम क्रेडिट ऐसे। नेट ऑफ मेथड में नेट ऑफ में आपकी पहली एंट्री तो वही आई, पीपीई डेबिट और कैश क्रेडिट या बैंक क्रेडिट। अब जब एक्रूअल ऑफ ग्रांट हुई तो तब रिसीवेबल या कैश डेबिट हुआ, और मैं इसको दो स्टेप्स में करवाता हूँ। मींस मैं कहता हूँ कि यार पहला स्टेप यही वाला रख लो, और फिर अगर नेट ऑफ करना है तो एक एंट्री पास करो, डेफर्ड ग्रांट डेबिट और पीपीई क्रेडिट। हमारे एग्जामिनर ने दोनों एंट्रीज को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। मींस मैं यहाँ पर एंट्री पास करवाता हूँ, एक रिसीवेबल डेबिट और डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट 200 से, और फिर डेफर्ड ग्रांट डेबिट और पीपीई क्रेडिट 200 से। उसने एक ही एंट्री पास कर दी है। सीरियस, मैं एक सिमेट्री पे रह कर चलना पसंद करता हूँ, और मैं एक इंडस्ट्री से चूँकि आया हुआ हूँ और मुझे पता है कि जी इंडस्ट्री में मसले मसाइल दरमियान में आ सकते हैं। तो नेट ऑफ अगर करते हुए टी अकाउंट के अंदर बेटा अगर आपको एंट्री कुछ ऐसे नज़र आ रही हो पीपीई के अकाउंट में, कैश डेबिट पीपीई क्रेडिट, क्या पता चलेगा नेट ऑफ हो रहा है? बताएं, नहीं पता चलेगा, नहीं ना पता चलेगा। लेकिन अगर पीपीई के अकाउंट के अंदर डेफर्ड ग्रांट डेबिट पीपीई क्रेडिट हो रहा हो तो क्या पता चलेगा कि नेट ऑफ किया है? ठीक, इसलिए मैं ये वाला फॉलो करता हूँ। डन, रीज़न पता चल गई कि मैं ये क्यों फॉलो करता हूँ। बाकी एंट्रीज वही हैं। इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट की कहानी बाद में करते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम पहले। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीपेमेंट ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। लोकल गवर्नमेंट ग्रांटेड द कंपनी 10,000 रुपीज़ ऑन 1 जनवरी 18 टू असिस्ट द परचेज ऑफ प्लांट। The grant was conditioned upon the company's manufacturing for a period of at least unbroken 4 years. The company purchased the plant on 2 जनवरी। 1 लाख का plant is depreciated on straight line basis over its useful life of 4 years nil depreciation. Company ceases manufacturing on 30 सितंबर 20। कितने साल बाद? 2018 गया, 2019 गया, 2020 के अंदर। Due to unforeseen circumstances, term of grant requires that grant be repaid immediately and in full. फुल की कहानी और है, नेट ऑफ कम की कहानी थोड़ी सी और है। Asset was not considered to be impaired and company intends to resume the manufacturing in the next year. ग्रांट वापस करना पड़ गई। अब हमारे पास कितने मेथड हैं? 2। कौन कौन से? एक नेट ऑफ कर देना और एक इनकम के तौर पर लिखना। लें जी, किधर? नेटिंग ऑफ।
नथिंग नहीं लिखा हुआ, नेटिंग ऑफ, नेट ऑफ, ठीक है जी। लें जनाब, आपके लिए बोल्ड करके नेट लिख देते हैं जी। पहली एंट्री 1 जनवरी 18 को बैंक डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट हो जाएगी। फिर दूसरी एंट्री पीपी डेबिट बैंक क्रेडिट हो जाएगी। ये दोनों जगहों पर मैंने एक ही एंट्री पास की होगी, ठीक है, डन। नेट ऑफ मेथड में मैं यहाँ पर अभी जो मैंने बात की यहाँ पर जाके एक एंट्री पास कर देता हूँ, नेट ऑफ कर देता होता हूँ। अब एसेट नेट ऑफ हो गए कितने पे चला जाएगा, 90 पे चला जाएगा। ऐसे ही है, लाख से डेबिट हुआ होगा, 10,000 से क्रेडिट हुआ हो गया, और पीपी कितने पे पहुँच गया होगा, 90,000। अब यहाँ पर जनाब इज्जत माब होनी है डेप्रीसिएशन कितने पे, लाख पर, ठीक। 4 साल के ऊपर 25,000 की डेप्रीसिएशन हो जाएगी, और 10,000 को जब अमोर्टाइज करेंगे डेफर्ड ग्रांट को तो क्या करेंगे, 4 ईयर्स पर यह 2500 की डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट हो जाएगी। ऑन अदर हैंड अब हमारा एसेट कितने पे आ चुका हुआ है, 90,000 पर। अब डेफर्ड ग्रांट एग्जिस्ट नहीं करती, डेफर्ड ग्रांट आई थी, हमने लिखा था डेफर्ड ग्रांट बैंक डेबिट और डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट हुआ था 10,000, लेकिन फिर हमने इसको इधर भेज दिया था पीपीई में, और ये क्या हो गया था, इसका सीधी नेल हो गया, डन। अब डेप्रीसिएशन कितने पे होनी है, 90,000, 90,000 तकसीम 4, 22,500। डेप्रीसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट या डेप्रीसिएशन डेबिट पीपीई क्रेडिट। ये मेरी ग्रांट इनकम आई है 2500 की, ये मेरा डेप्रीसिएशन का एक्सपेंस हुआ है 25,000 का, तो नेट ऑफ होकर प्रॉफिट एंड लॉस में 22,500 का ही इम्पैक्ट पड़ रहा है। 2 सालों में यही एंट्रीज हो जाएंगी, 2 सालों में यही एंट्रीज हो जाएंगी। अब अगर मेरा मेथड चल रहा होगा ये वाला डेफर्ड ग्रांट वाला, ये डेफर्ड ग्रांट चल रहा है, तो बैंक डेबिट हुआ था, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट हुई थी कितने के साथ, पहले साल में 2500 ट्रांसफ़र हुआ डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट। सीडी मेरा कितना आ गया, 7500, बीडी मेरा 7500। अगले साल फिर से 2500 की एंट्री डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट, सीडी कितना पड़ा हुआ है, 5,000। अब हमें पैसे वापस करने पड़ गए हैं सितंबर में, नो प्रॉब्लम। रीपेमेंट of grant is considered as change in accounting estimate। क्या कंसिडर होता है जी, रीपेमेंट ऑफ ग्रांट इज कंसिडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट ऑलवेज अप्लाई फ्रॉम स्टार्ट ऑफ ईयर, डन। क्या बोल रहा हूं मैं, भले 30 सितंबर को है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या होता है, ओ सॉरी, रीपेमेंट ऑफ ग्रांट है चेंज इन एस्टीमेट और अप्लाई फ्रॉम स्टार्ट ऑफ ईयर, डन। अब 30 सितंबर की डेट को आप 1 जनवरी कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे, डेट सही लिखेंगे, 30 सितंबर ही लिखेंगे, लेकिन कंसिडरेशन क्या रखेंगे, 1 जनवरी को पेमेंट हो रही है, ठीक। सोचेंगे 1 जनवरी, डेट एक्चुअल में 30 सितंबर लिख रहे होंगे, क्योंकि चेंज अकाउंटिंग एस्टीमेट कब होता है, ये गलत हुआ है, ये नहीं करना। अगर बुक में ऐसे हुआ काट दें, $5,000 डेबिट होगा, कैश क्रेडिट करना पड़ेगा, और 5,000 ही
हाँ जी, स्टैंडर्ड कह रहा है। ये बहुत पुराना मैंने बनाया हुआ है और कॉपी पेस्टेड हो गया। नहीं नहीं, चेंज तो नहीं करना, नहीं ऐसे नहीं करना। मैं बता रहा हूँ ना क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये बताएं, चेंज इन काउंटिंग एस्टीमेट कब से अप्लाई करते हैं? साल के शुरू से, पहले दिन से अप्लाई होना है। तो पहले दिन पे अप्लाई होना है तो इसका मतलब है 9 महीने की डेप्रिसिएशन नहीं होनी। क्या नहीं होनी? 9 महीने की डेप्रिसिएशन नहीं होनी। साल के पहले दिन ही सारी कहानी होनी। क्या होनी है? साल के पहले दिन ही सारी कहानी। ठीक, कोई कुछ भी नहीं करना आपने, चुप करके डेफर्ड ग्रांट डेबिट, एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट करके कहानी को क्या कर देना है? क्लोज कर देना। इस साल की कोई 9 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। मीन्स डेफर्ड ग्रांट को अमोर्टाइज करने की जरूरत नहीं था। और डेप्रिसिएशन तो 31 दिसंबर को करनी है आप। अब आ जाएं यहां पर नेट ऑफ मेथड। नेट ऑफ मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा? जितनी पेमेंट करनी है आपने पीपीई डेबिट और बैंक क्रेडिट करना। क्या करना है? पीपीई डेबिट और बैंक क्रेडिट करना है। और आपने 2 सालों की, जो पिछले साल गुजर चुके हैं, उनकी सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज कर देनी है। कितने सालों की? 2 सालों की डेप्रिसिएशन चार्ज कर देनी। क्योंकि कब अप्लाई करना है चेंज इन एस्टीमेट? साल के शुरू। डन। जब साल के शुरू करना है तो कितने साल गुजरे? 2 साल। जब 2 साल गुजरे हैं तो आपने अब डेप्रिसिएशन इकट्ठी चार्ज करनी है। डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। फार्मूला एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्या है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर लाइफ, यही होता है। अब कॉस्ट की जगह जितनी भी आपने रीपेमेंट की है ना, आप क्या कर दो, जो रीपेमेंट की है जितनी भी, उससे के साथ प्लांट को डेबिट किया है ना, जितनी भी अमाउंट रीपे की है, कम है ज्यादा है, कम पे किया या ज्यादा पे किया, जितनी भी रीपेमेंट किया उसको पिक करो, डिवाइड बाय लाइफ करो, मल्टीप्लाई बाय क्यूमुलेटिव पीरियड टिल लास्ट ईयर एंड, इससे मल्टीप्लाई कर दो। 10,000 तकसीम 4 मल्टीप्लाई बाय 2, इकट्ठी डेप्रिसिएशन आपने चार्ज कर दी है। अब इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि जो आप पीपी का अकाउंट बना रहे थे ना, किधर गया बनाया? ये बनाया आपने पीपी का जो अकाउंट बना रहे थे, यहाँ पे बना देते हैं। पीपीई, पीपी डेबिट कैश क्रेडिट हुआ था 1 लाख से, और डेफर्ड ग्रांट डेबिट पीपी क्रेडिट हो गया था 10,000 से। फिर हर साल डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हो रही थी? 22,500। सीडी कितना आया? सही वाला देख के बताना। 77,000। मैं नहीं मानता, चेक कर लो, 67 होगा। टटा नहीं लगाया हुआ मैंने। फिर डेप्रिसिएशन हुई होगी 22,500 की। सीडी बताओ, आप सही वाला बताना। सर 22,000 लेस करके बता दिया था पहले आपने। कितना आ गया पूरा? अच्छा जी। अब आपका बीडी आया 45,000। इसको पिछले साल पर होना कितने पे चाहिए था? अगर कोई कोई ग्रांट ना आई हो तो 50 का होना चाहिए था ना। लाख में से 25,000 लेस करके कितने पे होना चाहिए था? अब आपको स्टेट के ऊपर लेकर जाना है साल के पहले दिन। समझे? आपने एक एंट्री पास की है, प्लांट डेबिट और कैश क्रेडिट, कितने से? 10,000। ठीक। अब आपने डेप्रिसिएशन फौरी तौर पे चार्ज कर दी 2 सालों की। कितनी चार्ज की आपने? 5,000 चार्ज कर दी। एसेट कितने पे पहुंच गया? क्या 50,000 पे पहुंच गया?
उस स्टेट के ऊपर आ गया जिस स्टेट के ऊपर होना चाहिए था। डन हो गया, क्लियर। और अब इसके बाद डेप्रीसिएशन नॉर्मल अंदाज में करेंगे, डेप्रीसिएशन डेबिट और पीपीई क्रेडिट। अभी 25,000 की ही डेप्रीसिएशन चार्ज होगी, क्लियर। आगे बढ़े, कहानी समझ लग गई। कैसे आई है भाईजान कदरदान मेहरबान। यहाँ पे दो तरीके कार हो सकते हैं। एक तो चूंकि ग्रांट इन फुल है तो इसका मतलब है ये अपनी ओरिजिनल स्टेट के ऊपर वापस आ गया हुआ है, मीन्स अपनी ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर वापस आ गया हुआ है। जो लाख थी उसी को ही डिवाइड कर दो 4 के ऊपर, ठीक है, 25,000 आ जाएगी, कॉस्ट के ऊपर ही कहानी कर लो। दूसरी कहानी जो चेंज इन एस्टीमेट के ऊपर होती है वो क्या होती है, WDV व्हेन एस्टीमेट चेंज माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर रिमेनिंग लाइफ। जब एस्टीमेट चेंज किया तो ये कितने में पहुंच गया हुआ था, 50,000 पर। इसमें से रेजिडुअल वैल्यू कोई नहीं, रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई, 2। आंसर क्या आ गया, 25,000, ठीक है। तो ये दो तरीका कार हैं। अगर इन फुल है तो टेंशन ना लो, जो उसकी फुल डेप्रिसिएशन रूटीन की है वही वाली चार्ज हो जाएगी। हाँ, अगर लेस देन है फुल तो फिर कहानी थोड़ी सी क्या होगी, फर्क होगी। और ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, लेस देन फुल अभी थोड़ी देर में आ जाता है, लेस देन फुल अभी थोड़ी देर में आ जाता है। बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे नज़दीक इस एग्जाम्पल के ऊपर छोटा सा क्वेश्चन बनना ड्यू है। जब कभी वो बना दे इस एग्जाम्पल के ऊपर उसने क्वेश्चन बनाना है इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल बनाना है उसमें, अनलेस एंड अनटिल की स्कीम चेंज हो जाए और स्कीम में से ये एग्जाम्पल आउट हो जाए, और वैसे ही स्टैंडर्ड आउट हो जाए या कुछ और हो जाए, पता नहीं क्या होना क्या नहीं। अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। बहुत सारे बच्चे तो बस टेंशन ले ले के सूख गए ने कि स्कीम चेंज हो रही है, पता नहीं R1 ख़त्म हो जाएगा, एक को आ जाएगा, पता नहीं की बनेगा की नहीं बनेगा। वो की पता R1 पास किया है तो R2 ਜਿਹੜਾ बाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ वो ही पास हो जाए। वाह, बाद में जाके जो बाद में पता चलना है ना, अकाउंटिंग ही नहीं आती होनी, वही वाले हाल होना है जो AFC वालों के साथ हुआ है। बहुत बुरा हाल हो, ये वो बंदा कह रहा है तो बहुत बुरा हाल है। एग्जामिनर यही कहता है। तो जब यहाँ पर ही बुरा हाल हो गया तो आगे तो खुद ब खुद बुरा हाल होना है। जी जी, जो पास करके जा चुके हैं उनकी भी अकाउंटिंग वो स्ट्रॉन्ग तो नहीं बनी, बेस स्ट्रॉन्ग नहीं हुई। जब बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बस वो रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं, ऐस पासे लिख दो, ऐस पासे लिख दो, डेबिट क्रेडिट का उनको कख पता नहीं। कैफ हो जा आगे खैर है, हो ना हो, बाकियों का कौन सा हो जाता है। सोच चेक करें जरा जनाब, है ही आसान बेटा। हर बंदे की अपनी एक साइंस होती है, अपना एक माइंडसेट होता है, लिहाजा सारे चैप्टर आसान है, सब चीज़ें आसान है अगर आप उसके ऊपर मेहनत करें तो। दुनिया में मेहनत शर्त है जी, वाकई चेंज होने जा रही है। हाँ हाँ, अभी टेंशन नहीं लेनी, अभी ये पेपर दो चुप करके, जब होगा ना तब इन एडवांस टेंशन लेना नहीं बनती होती। पता चले हो ही ना, हुकूमत का तख्ता उलट जाए, जब तक अप्रूवल नहीं ना होनी उधर से सेनेट से, तब तक स्कीम लॉन्च नहीं हो सकती। लिहाजा कंटिजेंसीज के ऊपर है सारा काम। भाईजान मैं कुछ भी नहीं कह सकता, होने को ये जनाब अगली अटेम्प्ट में हो जाए,
वट कहना है इसे, पढ़ लो, ए पास कर लो, अगे जो भी होएगा ना वेखी जाएगी। 1 जनवरी 23 MZ received a loan under government support scheme whereby the loan of 1 lakh is provided at a market rate of 5% per annum, whereas market rate of similar interest is 12% per annum. The loan is for immediate financial support and is repaid on 31 दिसंबर 23, repayable इस तारीख पर है। तो आपने इसको कैसे अकाउंट फॉर करना है, तो आपको देखना है प्रोसीड्स, ये वाला कहानी करनी है आपको। आज क्या वैल्यू है 1 लाख, इसको अपनी नॉर्मल जो रेट आपको चार्ज हुआ है उस पर फ्यूचर वैल्यू पर लेके जाना है आपने। 1 प्लस रेट करके रेज टू पावर 1 1 साल दूरी पे है। 1 लाख इंटू 1.05 रेज टू पावर 1 1,05,000 आ गई। इसको वापस प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आना है यूजिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रेजेंट वैल्यू कैसे आती है 1,05,000 जरा 1.12 रेज टू पावर -1 वापस खींचा तो कितने पे आया, ये उसकी फेयर वैल्यू है एज पर IFRS 9। आपकी कोर्स में IFRS 9 नहीं है, लेकिन जिस हद तक उसने वर्किंग दे दी है उस हद तक वर्किंग आपके कोर्स का क्या बन गई, हिस्सा बन गई। FAR 2 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ा हुआ है ना, वो चूंकि R2 भी पढ़ चुका है ना बच्चा, सीनियर बंदा है। कुछ बच्चों से ना R2 पास हो जाया करती थी, R1 रह जाया करती थी। हाँ, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे। R2 बहुत आसान है R1 के मुकाबले में, MFA आसान है कोर्स की निस्बत है। ठीक है जनाब, कभी कहता है CMA आसान है R1 से, अब कहते हैं MFA आसान है CMA से। यार अच्छा जी, ये 93,750 जो है ना, ये आपकी क्या होगी, लायबिलिटी होगी, ये लोन में लिखना है। समझ लग गई, लोन में क्या लिखना है, ये लायबिलिटी लिखनी है। और डेबिट कैश हुआ कितने पे, लाख पे, और जो डिफरेंस है वो क्या है, वो ग्रांट है। वो क्या है, ग्रांट है। तो ये वाली वर्किंग जो है, ये वाली वर्किंग आपको आनी चाहिए। फ्यूचर वैल्यू पर लिखना है, जाना है, फिर वापस प्रेजेंट वैल्यू पर आना है मार्केट रेट पर। मार्केट रेट पर जो वैल्यू आएगी वापस प्रेजेंट वैल्यू, वो वाली वैल्यू होगी, वो आपकी लायबिलिटी लोन होगा, जो कि आपको लिखना है एज अ लोन, और बाकी किस में लिख देना है, ग्रांट में। ठीक, अब इसके अंदर मर्जिंग की जा सकती है। इसने कहा फॉर इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट, मैं क्वेश्चन बनाऊं, मैं कहूँ ये वाला लोन मिला है किसके लिए, फॉर एसेट। अगर वो फॉर एसेट होगी तो फिर यही वाली ग्रांट क्या हो जाएगी, कहाँ पे चली जाएगी, डेफर्ड ग्रांट में चला जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता अमोर्टाइज होके फिर इनकम में जाएगी। क्लियर होगी कहानी। तो ये देखना पड़ेगा कि एंट्री किस किस्म की आई है। ओह 1:30 बजे है टैक्स। आंसर भी देखना है जनाब, ने तस्वीर खींचनी है जनाब। पढ़ी हुई थी ये वाली एग्जाम्पल, पढ़ी हुई थी, नहीं पढ़ी हुई थी, अभी तो 4 और आनी है। कल सुबह 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 जो है ना इसी को कंटिन्यू करेंगे, पहले आधा घंटा लगा के ये वाला मुकम्मल करेंगे, फिर अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा। वो पेंडेंसी के ऊपर एक गया है तो वो पेंडिंग पे जा रहा है। अगला टॉपिक्स कौन कौन से हैं जी, हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स ही हैं, यानी कि कल अभी ये वाले सारे टॉपिक्स की कहानी इंशाल्लाह कल इकट्ठी होगी। 20 का बाकी हिस्सा, 23, 36 और 40 कल इंशाल्लाह सारे होंगे इंशाल्लाह। और अगर ये सैटरडे तक काम मुकम्मल ना हो पाया तो हम संडे ऑन कर लेंगे, मंडे नहीं जाने देना। ठीक है जी, सैटरडे होनी है जनाब 8 बजे।
ये किया जा सकता है, 9 बजे की बजाय 8 बजे कर लूँ। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।